बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आसेब ज़ादी नॉवल एपिसोड नंबर 6। कोसर ने ड्राइवर को कागज दिया और बोली, इस एड्रेस पर हमें ले चलो, और खुद दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। वो बहुत परेशान थी। उसका शोहर इस कदर घटिया बर्ताव करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। गाड़ी को गली के बाहर खड़ा करके ड्राइवर ने मतलूबा घर तलाश किया और अपनी मालकिन को बताया। कोसर हल्के हल्के कदमों से राबिया के दरवाजे तक पहुंची। दस्तक पर हाजरा बेगम दरवाजे तक आई थी। एक सवाली हूँ, अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटी अंदर आओ, हाजरा बेगम बड़ी मोहब्बत से बोली और कोसर अंदर दाखिल हो गई। शाजिया बेटी मेहमान है, जरा आना। हाजरा बेगम ने सहन में आकर किचन की तरफ देखा जहाँ से शाजिया बरामद हुई थी। फरमाइए। अपने सामने एक मोतबर औरत को खड़े पाकर शाजिया बोली, अर्ज किया था कि एक सवाली बनकर आई हूँ। मुझे राबिया खातून से मिलना है जिन्होंने घर बैठे बैठे मेरी दुनिया तबाह कर डाली। क्या हुआ? शाजिया परेशान होकर बोली, मुझे राबिया खातून तक पहुंचा दीजिए, 1 मिनट में इजाजत ले आओ। इतना कहकर शाजिया चली गई। फिर कुछ लम्हों के बाद वापस लौट आए। आप दाएं हाथ वाले कमरे में चली जाइए। शुक्रिया बहन। इतना कहकर कोसर राबिया तक जा पहुंची। राबिया ने अपना तस्बीह वाला हाथ ऊपर किया और कोसर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरा नाम कोसर है और सजाद वहीद की बीवी हूँ। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, अपने घर में चोरी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अगर शोहर को एतमाद में ले लिया जाए तो चोरी चोरी नहीं रहती। राबिया कोसर को घूर कर बोली, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। बहन बाई ने फ्रांस जगाना था। उसने आधा रकम मांगी लेकिन मेरे शोहर ने इनकार कर दिया और मुझसे गलती ये हुई कि अपना हीरो वाला सेट वालदा को दे दिया। बात खत्म हो गई। लेकिन आपने गड़ा मुर्दा खोद दिया और अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि रकम लाऊं। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। मुझे क्या करना है? उन्होंने मेरी वापसी के लिए वो शराइत रखी है। पहली शर्त 40 लाख की वापसी। दूसरी शर्त यह कि 1,50,00,000 रुपया जीरू दादा को मेरे शोहर की इलेक्शन में मदद करें। राबिया मुस्कुरा पड़ी। कोसर ने हैरत से इस मुस्कुराहट को देखा और बोली, क्या मैंने कोई बेवकूफ़ी वाली बात कह डाली? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप अपने शोहर से कहें कि रकम जीरू को भिजवा दे। क्या वाकई ये मसला हल हो गया? मैंने आपके शोहर की मदद नहीं की, आपका घर आबाद किया। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, आप एक बुरे इंसान की अच्छी बीवी हैं। आइंदा अपने शोहर से मुहतात रहने और जो एक फर्ज है उसे आप पूरी करती रहे। शुक्रिया राबिया खातून, मैं तमाम जिंदगी मशकूर रहूंगी। मेरा शोहर पागल इंसान है, जो सोचता है और कहता है कर गुजरता है। राबिया मुस्कुराए। कोसर चली गई तो जिन बाबा राबिया के सामने सोफे पर आ बैठे और गुस्से से बोले, ये तुमने क्या किया बेटी? एक घर बर्बाद होने से बचाया, जीरू से मिलने की राह निकाली तुमने, क्यों? ठीक है ना? और तब राबिया मुस्कुरा दी। तुम अपने पीरो मुर्शिद को बेवकूफ बनाती हो, आप भी बनते हैं। मैं आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकती पीरो मुर्शिद। जीरू पैसा नहीं पकड़ेगा। प्यार मुझसे करे और बात अपने महबूब की न माने। वो एक बासूर और बाकिरदार इंसान है। वो मेरा सौदाई पागल और मेरा दीवाना है। राबिया खनूस अंदाज में बोली। डोगर और सजाद वहीद दो बेड़िए, दो खून आशाम अफरेत है। वो दोनों ही उसे मार डालेंगे। फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? जो काम कुदरत के बस में है वो जिन्नात और इंसान के बस में नहीं। इसलिए जीरू को अपनी गेम खेलने दो। वो बेहतर समझता है कि उसने किस तरह जीतना है। क्या वो मेरे कहने पर इलेक्शन लड़ेगा? वो तुम्हारी खातिर जान भी दे सकता है, लेकिन तुम खुद पंगेबाजी मत लो। वो बेहतर जानता है कि उसे क्या करना है और कब करना है, और तू है कि उसकी अकल पर बैठने की कोशिश कर रही है। और जब कोई औरत मर्द की अकल पर बैठ जाती है तो खुद मर्द की अकल काम करना छोड़ देती है। इसलिए अपनी मोहब्बत को उसके पाँव की जंजीर मत बनने दो, उसे आजाद रहने दो। आजाद रहकर काम करने दे। उसके पास अपनी अकल है। उसे मालूम है कि 2 बेड़ियों के दरमियान सांस ले रहा है। फिर क्या करूं मैं? जीरू के मामले में खुद कोई फैसला मत करो, लेकिन मैं सजाद वहीद की बीवी को वादा दे चुकी हूँ। जीरू नहीं मानेगा। क्या वो मेरे कहे को टाल देगा? खुद देख लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो मेरे लिए जान दे सकता है तो मेरे वादे की लाज भी रख सकता है। शायद तुम्हारी फितरत में फड्डेबाजी लिखी जा चुकी है। बेवकूफ लड़की, तो हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पीरो मुर्शिद,
मैं तो वादा करके फंस गई, राबिया परेशान होकर बोली। जब कोई तुम्हारे पास सवाली बनकर आता है तो तू यूं बोलती है जैसे तख्त पर बैठी हो और जो कहोगे हो जाएगा। अरे खुदा की नेक बंदी, परवाज की एक खत मुकर्रर होती है, इस खत से आगे फरिश्ते भी परवाज की सकत खो डालते हैं। एक लम्हे की ताहीर उनके ऊपर पर जला डालती है। अगर हम तुम्हें पसंद न करते होते, तुमसे मोहब्बत न करते होते तो तुम्हारी चीखें पूरा मोहल्ला सुन रहा होता। और क्योंकि बर्दाश्त की हद होती है, जैसे तुमने आज हैदर को इस्तेमाल कर डाला, ऐसे ही तुम हमें इस्तेमाल कर रही हो, बिल्कुल अपनी फितरत के मुताबिक। तू समझती हो कि मोहब्बत करने वाले तेरी हर नाजायज बात को मानकर सिर झुका देंगे। मैं शर्मिंदा हो गई हूँ, माफ कर दीजिए। राबिया ने सर झुकाया। वो जिन बाबा की तकरीर सुनकर वाकई परेशान हो गई थी। जीरू आएगा, अब खुद को संभालना, आवाज मत देना, उसकी सुनना कि वो क्या कहता है, फिर कोई फैसला करना बेहतर है। जो आपका हुक्म तामील होगी। राबिया ने सर झुकाया और फिर ठीक 1 घंटे के बाद जीरू ने दरवाजे पर दस्तक दी और शाजिया ने उसे रिसीव किया। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम तक चली आई थी। तशरीफ रखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन मैं आपको जरा ठोंक बजाकर देखना चाहती हूँ। सुना है कि दिल वाले हो और एक बहुत बड़ा जिगर वाला इंसान। शर्मा क्या नजरें झुका गया। अरे आप तो लड़कियों की तरह शर्मा गए। इजाजत दीजिए, हम भी दिल वाले हैं और हम भी किसी से प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करने वालों की बेकरारी को समझते हैं। मेरा नाम शाजिया है और राबिया से बड़ी हूँ। जी जानता हूँ। तो फिर बैठे। शाजिया मुस्कुराई और जीरू दादा मुस्कुराकर बैठा। तब शाजिया ने बहुत गहरी नजरों से जीरू को नापा तोला। बाजी उसे अंदर आने दो। शाजिया के कान में राबिया की आवाज उभरी, शट अप जी। जीरू घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे आपसे नहीं, तशरीफ रखे। शाजिया मुस्कुरा पड़ी। ये शरीफ इंसान बहुत जल्दी में है बाजी, तेरी पसंद देख रही हूँ। अगर असर मियाँ को मैंने जरा बारीक बीनी से देख लिया होता तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप किससे बातें कर रही हैं? जीरू बुखलाकर बोला। आपकी चहने वाली सी, वो कह रही है कि आपको फौरन अंदर भेज दो। जीरू ने गैर यकीनी अंदाज में शाजिया की तरफ देखा और शाजिया मुस्कुरा पड़ी। जाइए, तशरीफ ले जाइए। बेकरारी खद से बढ़ जाए तो सीने में धुआं बढ़ना शुरू हो जाता है। अपनी जान का बेडरूम तो आपको मालूम ही है। शाजिया खुशकुन अंदाज में मुस्कुराई और जीरू खुद भी मुस्कुराकर उठ गया। वो कुछ देर के बाद राबिया के सामने खड़ा था और राबिया दिल की गहराइयों से मुस्कुरा रही थी। बैठ जाऊं? वो इजाजत मांग रहा था। घर भी आपका है, हम भी आपके, तशरीफ रखिए। इजाजत तो गैर लेते हैं। वो आंखों से बो रही थी, सदके और कुर्बान हो रही थी, और उन आंखों को देखकर जीरू को समझ आ रहा था कि मुस्कुराली वाली आंखें उससे क्या कह रही हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? राबिया खनकती आवाज में बोली। आप ये क्या करती फिर रही हैं? मैंने क्या किया? वो हमारे पीरो मुर्शिद, खुद तो जिनकी औलाद है, पता नहीं क्या गुनाह कर लिया कि उम्र की आखिरी स्टेज पर हर वक्त अल्लाह तौबा करती रहती हैं और हमें भी अपने साथ घसीट लिया, जबकि हमारी उम्र प्यार करने की है, हंसने खेलने की है, जोरदार इश्क करने और उसके फिराक में गरम सर्द आहें भरने की है। बंदे दी पुत्र बन अपने यार की सुन साली, क्या बकवास लेकर बैठी जिन बाबा की सरगोशी में तपस थी। राबिया मुस्कुरा पड़ी और खैरतो जरत से जीरू उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? आप बहुत प्यार करती हैं मुझसे? अपने जुनून से पूछिए जिसने हमें तुम्हारा दीवाना बनाया। और जीरू मुस्कुरा पड़ा। हम कहते हैं काम की बात कर, जिन बाबा गराए। और राबिया एकदम संभल गई, फिर संजीदा होते हुए बोली, कुछ कहना है क्या? सजाद हैदर का फोन आया था कि उनका आदमी 1,50,00,000 रुपए देने आ रहा है और ये हुक्म राबिया खातून का है। क्या हमने गलत किया? ब्लैक मार्केट से कमाया हुआ पैसा, ड्रग माफिया का रुपया पैसा मुझ जैसा इंसान कैसे ले सकता है? उसे लेकर गरीबों की बेटियों का जहेज बना डालो। अपने इलाके की बेटियों की मदद करो जो गरीब जहेज की सूली पर लटक कर बूढ़ी हो रही है, उनके बालों में चांदी आ गई है। वो तो मैं दरपर्दा करता रहता हूँ। अब तक अपने इलाके की 4 बेटियां ब्याह चुका हूँ, मगर ये पैसा, ये हराम पैसा है। तो फिर वक्ती तौर पर अमानत समझकर इसे रखो ताकि हमारी बात रह जाए। सजाद वहीद की गुलामी कबूल नहीं। और डोगर की? राबिया मुस्कुराए। किसी की भी नहीं। और हमारी? राबिया फिर आंखों से मुस्कुराई। तमाम जिंदगी की गुलामी मंजूर है, बल्कि कर चुका हूँ। हुक्म दो तो जिंदा रहूंगा, हुक्म दो तो मर जाऊंगा। अल्लाह न करे, अभी तो हमने मोहब्बत का कायदा पढ़ना शुरू नहीं किया। अभी वो साली तो फिर पटरी से उतर रही है। काम के साथ साथ दिल की बात करना जुर्म है क्या? हमारे सामने बकवास करेगी? इसकी बात करेगी? मैं तुम्हारा यार नहीं, मुर्शिद हूँ। क्या फरमाया आपने? जीरू बोल पड़ा। कुछ नहीं, वो मेरे पीरो मुर्शिद दरमियान में टपक पड़ते हैं, मोहब्बत की बात नहीं करने देते, फरमाते हैं कि काम की बात कर। तो काम की बात करें। कर ही तो रही हूँ कि मेरी बात मान जाए, सांप भी मर जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? वो तो सब ठीक है, उन लोगों ने आपको इस्तेमाल कैसे किया, लंबी दास्तान है।
हमारी बेवकूफ़ी की दास्तान है, कभी कभार जोश में आकर ऐसी बात कह देते हैं जो हमको नहीं कहना चाहिए। नवाज टोकर ने हमें शेरू बदमाश के कत्ल से बचाया। ये जिंदगी उसकी दी हुई है, लिहाजा उसके दुश्मन के लिए काम नहीं कर सकते। जिंदगी खुदा ने तुम्हें दी है, डोगर ने अपने मतलब के लिए बचाया। वो ना बचाता तो खुद कोई दूसरा वसीला पैदा कर देता। वैसे जीरू, तुम इलेक्शन खुद क्यों नहीं लड़ते? दोनों पर लानत बेचो। और जीरू चौंक पड़ा। उसने हैरत से राबिया की तरफ देखा। ये बात आपने क्या सोच कर कही? अचानक नहीं कही, पहले ही सोचती रही हूँ। अगर तुम इलेक्शन लड़ो तो इलाके से वो बेड़िए खत्म हो जाएंगे और तुम अपने इलाके में बेहतर तौर पर अच्छे काम कर सकोगे। मैं सोचूंगा। सोचो नहीं, लड़ो, क्योंकि इस इलाके के सबसे मोतबर इंसान हो, लोग तुम पर एतमाद करेंगे। और जीरू मुस्कुरा पड़ा और फिर बोला, मैंने कभी इस अंदाज से सोचा नहीं, लिहाजा वो रकम जो सजाद वहीद का आदमी लिए मेरी आदत पर पहुंच चुका होगा, उसका क्या करना है? कुछ दिनों के लिए रख लो। और कोई हुक्म? और राबिया मुस्कुरा पड़ी, फिर आहिस्ता नरम लहजे में बोली, हम हुक्म देने वाले कौन होते हैं? हम तो आपके गुलाम हैं। इतनी इतनी नीच है साली तू, जिन बाबा गराए। राबिया मुस्कुरा पड़ी। इजाजत दीजिए, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं। टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी अगर तुमने दरवाजे के बाहर कदम रखा। जिन बाबा फिर गुस्से से बोला, अरे नहीं, आप तशरीफ रखे, मुझे रास्ता मालूम है। जीरू मुस्कुराया और उठकर बाहर निकल गया। हाय, जान ले गया साला, राबिया बड़बड़ाई। जिन बाबा ने सामने आकर उसे घूरना शुरू किया। दिल का मामला है यार, कभी बर्दाश्त भी कर लिया करो, कैसे दोस्त हो। राबिया उसे आंख मारकर बोली। ला हौला वला कुआ था। जिन हड़बड़ा गया और एकदम नजरों से गायब हो गया। अरे आपको तो छिपना भी नहीं आता पीरो मुर्शद, साली तो है ही बदमाश, अव्वल दर्जे की, और तू नहीं सुधर सकती। पता नहीं इंसानी नस्ल की कौन सी किस्म है। जिन बाबा की आवाज सुनाई दी। ये नस्ले मोहब्बत है। नफ्स की गुलाम हो ये क्यों नहीं कहते? ये नफ्स क्या होता है? मेरा दिल तो जीरू को देखकर धड़कता है। साला किस तरह डरता है जैसे मैं उसकी अम्मा जान हूँ। तुम्हारी लैंग्वेज किस कदर घटिया है, और तुम सोच समझकर क्यों नहीं बोलती? तू अपने साथ मेरी जुबान भी खराब कर रही है। अंदाज अपना अपना, बस मुख्तात रहा कर। कम से कम हमसे बात करते वक्त अपने होश में रहा कर। हमारी जुबान मत खराब कर। हमने वापस भी जाना है, कोई तेरे पास नहीं बैठा रहता। जाना कब है? हैर से लगे हाथों दिन महीना और तारीख बताए ताकि न्याज देने का प्रोग्राम बनाऊं। चले जाएंगे और बहुत रोएगी हमें याद करके। जरा सामने तो आइए, आपका मुंह चूम सकूं। राबिया शरारत अमेज अंदाज में बोली। शरारत नहीं बच्चे, शरारत बिल्कुल नहीं। राबिया उठकर बाहर निकल आई। यार से मिल लिया, बड़ा खूबसूरत नौजवान है। शाजिया उसे अपने सामने देखकर बोली, तुम उसे क्यों तंग कर रही थी बाजी? तुम्हारी पसंद को बगौर देखा, ठोंक बजाकर देखा, खुश नसीब हो। अपने बारे में क्या ख्याल है? अशर मियाँ पसंद नहीं? बेवकूफ। शाजिया मुस्कुराई। मेरा दिल चाहता है कि पहले की तरह सादगर फिरूं, कैद होकर रह गई यहाँ पर, हर वक्त सजदे में रहना पड़ता है। ये उम्र इस कदर अल्लाह तौबा की तो नहीं। खुश नसीब हो के मुर्शद भी मिला तो कामिल। मेरी मोहब्बत से जलते हैं शायद। मेरा ख्याल है कि वो जलते नहीं, सिर्फ तुम्हें मोहतात रहने को कहते होंगे। अगर जलने वाली बात होती तो जीरू इस घर के अंदर ही दाखिल ना हो पाता। मेरा दिल भी बहुत जलता है। क्यों जलता है? मैं चाहती हूँ जीरू मुझे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाकर इतनी जोर से भींचे कि मेरे जिस्म की हड्डियां करकराकर टूट जाए। क्या बक रही हो? शाजिया उसे घूर कर बोली। जो दिल चाहता है वही कह दिया, क्योंकि दिल की बात सिर्फ तुमसे ही कह सकती हूँ। मैं तो मजबूर हूँ। जिन बाबा ने फांस रखा है, तू तो आजाद है, फिर क्यों नहीं अशर मियाँ के सीने से लगकर अपनी हड्डियां तुड़वाती? तेरे जहन का कोई पुर्जा ढीला है। तू इस कदर बेशर्म नहीं थी जिस कदर बातें करती है। बातें ही तो करती हूँ, अमल तो नहीं करती। वैसे जो कहती हूँ दुरुस्ती कहती हूँ। दिल बहुत करता है कि अपने महबूब को सीने से लगाकर हाथ खो दूं और होश ही में ना आऊं। तू पागल है। दिन रात की इबादत ने शायद तेरे अंदर जज्बात की आग भर गई है, और तू जो कुछ अमल कर रही है अल्लाह को बहुत पसंद है। तेरे पीरो मुर्शिद जो अमल तुझसे करवा रहे हैं वो इलाके में तेरे हाथों फैज देने वाला है। तू अमर हो जाएगी। खुश नसीब है, तू सैयदजादी है। जमाना तेरी कदर करेगा, इज्जत करेगा, बस जैसे तेरा मुर्शिद कहता है करती जा। कमाल करती हो बाजी। मैं उनकी बात करती हूँ, अपने अंदर की प्यास की बात करती हूँ। मेरे अंदर इश्क की आग भड़क रही है। ये ठीक है कि मैं बारगाही इलाके में जब सजदा करती हूँ तो यकसुई से करती हूँ, और जब फारिग होती हूँ तो जीरू याद आता है तो दिल सीने से उतरकर पसली में आदर रखता है, बल्कि पूरा वजूद दिल की धड़कन बन जाता है। जीरू जीरू पुकारता है और उस वक्त दिल चाहता है कि अपने कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत है।
बेशरम वैसे ही भाग जा। शाजिया ने उसे घूरा। वो शायद एक मुहावरा बोलने जा रही थी जो कि गलत बोल गई। मेरा मतलब था मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा पूर पूर प्यासा है। अबे ओ साली उल्लू की पट्टी, इधर आ। राबिया के कानों में चिन बाबा की जलाई हुई आवाज उभरी। बाप रे बचाओ, मैं हाजिर पीरो मुर्शिद। राबिया ने दौड़ लगाई। बेशरम, खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। शाजिया मुस्कुराई और सर झुकाकर अपने काम में लग गई। वो 6 थे और जीरू दादा की आरत पर मौजूद थे। खुद सजाद हैदर उनके दरमियान मौजूद था। उनके दरमियान एक स्याह रंग का ब्रीफकेस रखा हुआ था और उस ब्रीफकेस में 1,50,00,000 रुपया मौजूद था। जब जीरू आरत पर पहुंचा तो वहां का नक्शा देखकर उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गए, क्योंकि उसके अपने आदमी आरत से बाहर खड़े थे। जीरू दादा के कदम सुस्त हुए और वो बड़ी आहिस्ता से अंदर आया और अपनी कुर्सी पर सजाद वहीद को बैठे पाया। अलबत्ता उसके 6 आदमी केबिन से बाहर खड़े थे। जीरू की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने सजाद वहीद को तपती नजरों से देखा। ओ जीरू, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? सजाद वहीद मुस्कुराकर बोला। बस कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो सजाद वहीद, ये जीरू दादा की जाती मलकियत है। वो उस कुर्सी पर खुद बैठता है। आज से तुम हमारे हुए और हम तुम्हारे। हस्बे वादा रुपया ले आए हैं, गिन लो। इस सीट से उठिए। लो यार, उठ गए। सजाद वहीद रिवॉल्विंग सीट से उठकर बराबर वाली कुर्सी पर आ गया। शरीफुद्दीन, जीरू ने अपने आदमी को आवाज दी और शरीफुद्दीन केबिन के अंदर चला गया। इस मेरी वाली कुर्सी को उठाओ, बाहर रखकर इस पर मिट्टी का तेल डालो और आग लगा दो। जी बेहतर दादा। शरीफुद्दीन ने कुर्सी को उठाया और केबिन से बाहर ले गया। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है सजाद वहीद, और सामान तुम 100 बरस का लेकर घर से चले हो। सजाद वहीद जो कुर्सी वाली हरकत से परेशान हो गए थे, जीरू की बात सुनकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी तबीयत का कंट्रोल रखा और सिर्फ मुस्कुरा दिए। 1,50,00,000 रुपया लेकर घर से निकले हैं। चोर डाकू से भी तो खतरा रहता है, इसलिए अपने साथ आदमी ले आए। ये आदमी तो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारे रुपए की क्या हिफाजत करेंगे? तुम कोई खास बात कहना चाहते हो दादा? क्योंकि तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं, हम बराबरी की सतह पर बात करने वाले इंसान हैं। सजाद वहीद, तुम्हारे आने का तरीक़ाकार और हमारी ही सीट पर बैठना जीरू को अच्छा नहीं लगा, और जो बात जीरू को अच्छी नहीं लगती तो फिर अच्छी हो ही नहीं सकती। SSP राना हफीज ने बताया कि तुम सौदा मंजूर कर चुके हो, लेकिन मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। हमारे होने वाली बहू बेगम साहिबा ने इजाजत दी थी। क्या उनका कहना काफी नहीं? काफी था, लेकिन यहाँ आने से पहले तुम्हें हमसे फोन पर बात करना चाहिए थी, क्योंकि हर काम का कुछ न कुछ असूल होता है और तुम्हारे पास मार सिवाय रुपए की ताकत की कुछ है ही नहीं, हता कि अक्ल नाम की कुछ शय नहीं। तुम जीरू दादा के पास आ रहे थे तो 2 मिनट दोस्त बनकर आते, आका न बनते। शायद हमारा तरीकाकार वाकई गलत है। सॉरी दादा, रुपया रखो और बात खत्म करो। बात तो तुमने शुरू की सजाद वहीद साहिब, खत्म कैसे करो? आप क्या चाहते हो? रुपया छोड़ जाओ और चले जाओ। हम तुम्हारे बारे में फिर सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए काम करना है कि नहीं। यार जीरू, सॉरी कह चुके। कुत्तू का सहारा लेकर जीरू के पास आए। क्या तुम्हें हम पर या अपने आप पर एतमाद नहीं था? बात खत्म करो जीरू, गलती हो गई। और जीरू, मुआफ करने का आदी नहीं। आइंदा कभी मिलना हो तो फोन पर वक्त ले लेना। सजाद वहीद मुस्कुरा के उठा। ब्रीफकेस उन्होंने वहीं छोड़ा। फिर मिलेंगे जीरू, और अच्छे अंदाज में मिलेंगे। इतना कहकर वो तेजी से केबिन से निकला। जब वो अपने आदमी को लेकर अपनी पुजारों में बैठ रहा था तो बाहर चेयर जा रही थी जिस पर सजाद वहीद बैठ गए। सजाद वहीद की पेशानी पर बेशुमार शिकने थी और होंठ बिंचे हुए थे, और अंदर जीरू दादा शरीफ केस को घूर रहा था। अगर उसे अपनी जाना की जुबान का पास ना होता तो कुर्सी के साथ ब्रीफकेस भी जल रहा होता। अचानक फोन की घंटी बजी और जीरू दादा के होंठ फैल से गए। उसने रिसीवर उठा लिया था। जीरू दादा। सजाद वहीद अपना ब्रीफकेस तुम्हारी लेबर पर भूल गए क्या? दूसरी तरफ से डोगर बोला था। तुमने मेरे पीछे आदमी लगा रखे हैं। तुम्हारे पीछे नहीं, सजाद वहीद के पीछे आदमी लगा रखे हैं। वो कब सोता है, कब उठता है, किससे मिलता है, हम बाखबर रहते हैं। आ जाओ, मैंने तुमसे कोई बात करना है। क्या वाकई तुम्हें हमारी जरूरत है? इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर जीरू ने रिसीवर क्रेडिट पे डाला। उसने शरीफुद्दीन को बुलाया। क्या हुआ? चेयर को जला डाला और आदमी दूसरी चेयर लेने चला गया। गुड, अब नवाज डूगर आ रहा है, उसे आने देना। शरीफुद्दीन जो हर वक्त अपनी जेब में रिवॉल्वर रखता था, मुस्कुराकर बाहर निकल गया। और फिर नवाज डूगर के आने से पहले नई चेयर आई। जब नवाज डूगर आया तो उसकी पेशानी पर सलवटें थी। उसने ब्रीफकेस को घूरा। 1,50,00,000 रुपया है। जीरू मुस्कुराया और नवाज डूगर ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर सर खुजाकर बोला, इस ब्रीफकेस का मतलब क्या है? वफादारी का सबूत देना है मुझे।
वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें रकम नहीं लेना चाहिए थी। रकम लेना मेरी मजबूरी थी डोगर, लेकिन वफादारी बदलना मेरी मजबूरी नहीं। डील क्रॉस करना चाहते हो उसे? वो अपने 6 वफादार कुत्तों के साथ आया और मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। मैंने उस कुर्सी को अपने आदमी से कहकर तेल डलवाकर जला डाला और ये तमाम कार्रवाई सज्जाद वहीद के सामने हुआ और अब मैं नई कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। अब मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वफादारी बदलना जीरू की मौत है, लिहाजा मैं जो कुछ करना चाहता हूँ करने दीजिए। शक मत करना, क्योंकि शक इंसान को तोड़ डालता है। 1,50,00,000 रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। डोगर मुस्कुराया। ये वापस आएगी, अमानत है। और ये अल्फाज अमानत कहकर ब्रीफकेस रखा है। वापस करने की जरूरत क्या है? खा जाओ। नहीं, मेरे असूल के खिलाफ है। अगर खाऊंगा तो फिर इसके लिए काम करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। देखो जीरू, सच बात तो ये है कि तुम्हें ये ब्रीफकेस वसूल नहीं करना चाहिए था। इसे साफ कह देना चाहिए था कि मैं वफादारी बदलने का आदी नहीं, ताकि वो बार बार भौंकना बंद कर देता और इलेक्शन आने से कबल वो मुझे मरवा डालता। पूरे 10 माह उससे बचता रहता। दुश्मन को मौका नहीं देना चाहता कि वो अंधेरे में खड़ा होकर गोली चलाए। दुश्मन सामने हो तो बचा जा सकता है, लेकिन अंधेरे से आने वाली गोली का कुछ पता नहीं होता कि कब और कहाँ लगे। इसका मतलब है कि तुम कोई प्लान तैयार कर चुके हो। 4 आदमी मजीद रखना पड़ेंगे मुझे अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि कुत्तों बिल्लू में एतबार नहीं कर सकता। जीरू का लेजा तल हो गया था। हम अपने आदमी भिजवा देते हैं, तुम्हें अलग आदमी रखने की क्या जरूरत? नहीं डोगर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आदमी पर भरोसा करता हूँ, किराए के आदमी पर नहीं। लिहाजा मुझे सिर्फ तुम्हें इतना कहना था कि हम पर शक ना करना। अगर तुम्हारे लिए काम नहीं करना होता तो सामने आकर जवाब दे दूंगा। मैं अपने मौसनों को डील करास करने का आदी नहीं। हमें यकीन है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो। डोगर उठा और जीरू से बाहर तक छोड़ने आया। जीरू ने वापस आकर किसी का नंबर मिलाया और बोला, अपने साथ 3 आदमी मजीद बढ़ा लो, काबिले एतमाद, भरोसे वाले, जान देने वाले और एकदम वफादार। ओके, और सुनो, खुफिया तौर पर मेरी हिफाजत करेंगे। इतना कहकर जीरू ने फोन बंद किया और शरीफुद्दीन को आवाज दी, जी दादा, मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी उड़कर अंदर नहीं आना चाहिए। देर कर दूंगा साले को। शरीफुद्दीन सीने पर हाथ रखकर बोला, बस जाओ। इतना कहकर जीरू कुर्सी की पुष्ट से टिका और उसने आंखें बंद कर ली और वो सोचने लगा कि इस रकम को कहाँ रखे, क्या आरत के सेफ में या बैंक में। वो सोचता रहा, फिर कुछ सोचकर खुद ही मुस्कुरा पड़ा और वो बड़बड़ाया, क्यों ना ये रकम राबिया के यहाँ रख दी जाए, ज्यादा महफूज रहेगी। जिन बाबा खुद ही उसकी हिफाजत करेंगे और उसी बहाने राबिया से फिर मुलाकात हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन बाबा नाराज हो जाएंगे और खामखा मुस्कुरा पड़ा राबिया के दिलनशीन ख्याल से। वो उसे बाजार से अगवा करके ले भागा था। वो कुछ खरीदने घर से निकली थी और अशर बैंक से छुट्टी करके लौटा था। रास्ते में दोनों की मुठभेड़ हुई और वो जबरदस्ती उसे रिक्शे में लेकर बैठा और एक कैफे में आ बैठा। वो कैफेटेरिया का खूबसूरत केबिन था जो जोड़ू के लिए बनाया गया था। ये तो मुझे कहाँ ले आए, बताता हूँ, वो वेटर को देकर बोला और उसे आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। जब वेटर चला गया तो बोला, मैं दिन रात का सुकून, चैन और नींद खो चुका हूँ। क्यों, क्या हुआ? शाजिया बहुत संजीदा थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेरा ख्याल है कि घर में 1 हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी और ये बात वाज़ेह कर दी थी कि 2 इंसानों की मोहब्बत जमीन पर एक जन्नत तामीर करती है। क्योंकि राबिया तुम्हें चाहती है, लिहाजा मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके बहन का घर कैसे आबाद करोगी? फर्ज करो मैं उससे शादी कर लेता हूँ और ज़हनी तौर से उसे कबूल नहीं करता, फिर क्या होगा? कुछ अरसे के बाद कबूल कर लोगे। वक्त हर जख्म मिटा डालता है। ठीक है, मैं वापस अपने गाँव जा रहा हूँ। क्यों? गाँव क्यों जा रहे हो? अशर ने कुछ कहना चाहा भी था कि वेटर आइसक्रीम लेकर आया। जब वो मेज पर उनके सामने रखकर चला गया तो शाजिया संजीदगी से बोली, हाँ आप बोलो, गाँव क्यों जाना चाहते हो? यहाँ तेरे सिवा रखा ही क्या है? मैं मुलाजमत के लिए शहर आया था, एक MNA की सिफारिश लेकर। मुलाजमत तो मिली लेकिन जिंदगी हाथों से निकल गई, इसलिए मैंने दिन रात सोचने के बाद ये फैसला किया कि वापस लौट जाऊं। तुमने अब बहन की हाथ पर मुझे कबूल करना नहीं और मैंने तेरी बहन को कबूल नहीं करना, लिहाजा 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और ये मेरी वजह से होगा जो मुझे मंजूर नहीं, और मेरा वापस लौटना जरूरी हो गया। गांव में कैसे जिंदा रहोगे? शाजिया अब भी संजीदा थी। मालूम नहीं, लेकिन जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत का सहारा काफी है। क्या ऐसे जिया जा सकता है? साजिया बोली, कोशिश तो की जा सकती है। अशर अफसुदगी से बोला, तो फिर भी मैं भी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जब तक जिंदा रह सकूंगी रह लूंगी। शायद हम दोनों की जिंदगी है, लिहाजा जो आइसक्रीम तुमने मंगवाई इसे खा पी लिया जाए। तुम खाओ, शायद मेरे अंदर ना उतरे।
फिर मेरे अंदर कैसे उतरेगी, क्योंकि मैंने भी तुमसे मोहब्बत की। क्या कोई और रास्ता नहीं? अशर इज्जत चेहरे के दौरान बोला। रास्ता क्यों तलाश कर रहे हो? मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? कैसे आशिक हो? बताया तो है कि शादी कर लेता हूँ, लेकिन उसे एक शोहर का प्यार ना दे सकूंगा। मेरी खातिर भी नहीं। नहीं, बड़े खुदगर्ज हो, अपनी मोहब्बत के लिए इतना भी नहीं कर सकते? शादी के लिए तैयार हूँ, कुर्बानी तो दे रहा हूँ, लेकिन शोहर वाली मोहब्बत उसका मुकद्दर ना बन सकेगी। आइसक्रीम खाओ। शाजिया मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो? यानी तुम्हें अलग होने बिछड़ने का कोई गम नहीं? कहा है कि तमाम उम्र शादी नहीं करूंगी, हंसी खुशी सब बर्दाश्त करूंगी। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं कब बर्बाद हूँ? अपनी बहन को समझाओ, उसे कहो कि तेरे लिए दुनिया में मर्दों की कमी नहीं, मेरे लिए भी शोहरों की कमी नहीं। लेकिन देखो, मैंने शादी न करने का फैसला किया क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। कोई रास्ता, ऐसा रास्ता जिसे हम तीनों बच जाएं और अपनी अपनी मंजिल पा लें, तुम तलाश करो। और पुसलू की तरह गांव जाने का मत सोचो। हमने अगट्ठे मरना है और एक साथ मरना है। मैं हिम्मत हार गया शाजिया। 8 दिनों में मेरी हालत खस्ता हो गई। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये आइसक्रीम खाओ और मुझे भी खाने दो। ये पिघल रही है और जो मैं सुलग रहा हूँ। लेकिन मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि पा लेना ही जिंदगी नहीं, कुछ कुर्बान करना जिंदगी है। कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं? तो जवाब है कि बहुत कम। चलो आइसक्रीम खाओ, जाया हो रही है। इतना कहकर शाजिया दीजे से मुस्कुराई और अशर मियां खामोश निगाहों से इल्तिजा लिए आइसक्रीम पर झुक गए। दोनों खामोशी से आइसक्रीम खाते रहे और एक दूसरे की तरफ देखकर नजरें झुका लेते, और फिर आइसक्रीम खत्म हो गई। चले? शाजिया मुस्कुराई। नहीं, अभी नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, वरना इतना बड़ा फैसला तुम इस अंदाज से कभी ना करती। जी छोटा मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे दुख हुआ शाजिया कि तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं। ये गलत बात है। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है और तमाम जिंदगी करती रहूंगी, मरते दम तक करती रहूंगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी बात कोई मर्द नहीं आएगा। अगर इतनी मोहब्बत करती हो कि तो राबिया को समझाओ कि तुम्हारे लिए कुर्बानी दे। अशर जज्बाती होकर बोला। अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर एक बार फिर कोशिश करती हूँ और उसे समझाती हूँ कि अपने इरादे से बाज आ जाए, लिहाजा अब चलना चाहिए। माँ परेशान होगी। चादर लेने आई थी कि जनाब ने अगवा कर लिया। मेरी बात सुनो शाजिया, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं दीवानों की तरह खुद से बातें करता रहता हूँ। अगर मेरी हालत ऐसी ही कुछ अरसे तक रही तो शायद मुझे पागल खाने में दाखिल करवाना पड़े। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। शाजिया मुस्कुराई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मेरी आदत है। यानी कि किसी की जान गई और किसी की अदा ठहरी। शायद वो इस बार दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और अशर मियां मरते मरते बचे, क्योंकि उसके मुस्कुराने का अंदाज बड़ा जानलेवा था। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। हफ्ते में अगर 2 बार मिल लिया करो तो शायद रातों को मुझे नींद आना शुरू हो जाए। अशर ने बड़ी बेबसी के आलम में अपने कातिल की तरफ देखा और वो शाने बेनियाजी से मुस्कुराई। हाँ, क्यों नहीं, मिल लिया करेंगे। अशर खुद भी बेबसी से मुस्कुराया और फिर वो घर चली आई। इधर वो घर आई, सहन में खड़ी राबिया उसे घूर कर बोली। अब इश्कबाजी में होटलबाजी भी शुरू हो गई। बाजार में मिल गए और जबरदस्ती होटल ले गए। तुम मुझसे कौन सा खेल खेल रही हो बाजी? कोई शय इंसान को आसानी से मिल जाए तो वो शय अपनी कदर खो देती है, वो जान से चला जाएगा। लोहे को चोट देकर कुंदन बना रही हो। तुम गलत कर रही हो बाजी। मोहब्बत करने वाले अपने आशिक को अजियत नहीं देते। मोहब्बत नाम ही अजियत का है। मैंने सचमुच टांग मार दी तो क्या करोगे? राबिया बेपनाह संजीदा थी। जीरू दादा का क्या करोगी? वो मेरा मसला है, खुद हल कर लूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे क्या करना है? मुझे सोचना है। शाजिया उसे घूर कर बोली। तुमने मुझे अशर मियां की नजर में बहुत ज्यादा गिराया और मुझे इस पर तरस आने लगा है। बेवकूफ मत बनो। ये सब दिल लगी है। आइंदा मुलाकात में सब ठीक कर लूंगी। आइंदा तुम्हारी मुलाकात अशर से नहीं होगी। क्या मतलब? शाजिया चौंकी। दूसरी मुलाकात उनसे मेरी होगी। क्या बकवास कर रही हो? खेल तुमने खराब किया बाजी। शुरुआत तुमने ही की। मोहब्बत की एक सीधी कहानी को गलत रंग दे डाला। अशर मियां मेरी पसंद थे, लेकिन उसे तुम ले उड़ी। अब तुमने एक नया खेल शुरू किया और इस खेल का एक अहम किरदार मैं बन गई, लिहाजा मुझे अपना किरदार अब अदा करना है। राबिया, तुम कुछ नहीं करोगी। मैं उससे मजाक कर रही हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं करूंगी। प्लीज राबिया। शाजिया ने उसे घूरा। मेरी हैसियत मजाक मजाक में तुमसे जीरो कर दी, क्योंकि ये कैसा मजाक है कि तुम उसे दिन रात अजियत दे रही हो, उसे तड़पा रही हो। अगर वो जान से चला गया तो कहा है ना कि उसे बता दूंगी कि तुमसे मजाक कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था बाजी कि अशर से इस कदर संगीन मजाक मत करो, लेकिन तुम संगीन से संगीनतर होती गई और आज तो तुमने इंतहा कर दी और मेरी हैसियत को जीरो कर दिया। क्या सोचता होगा कि मैं इस कदर घटिया जहन रखती हूँ
कि अपनी बहन की खुशियों की कातिल बन गई। राबिया तुम मुझे परेशान कर रही हो, ये एक मामूली मजाक था। मैं उसे कल बता दूंगी कि तुमसे ऐसे ही दिल लगी कर रही थी। अगर दिल लगी करना थी तो मजाक को अपनी जात तक महदूद रखती। मेरा सहारा क्यों लिया तुमने? अच्छा सॉरी। शाजिया ने हाथ जोड़े। अपने चाहने वालों को इस कदर अजियत नहीं देते। खुदा की पनाह, मुझे अब एहसास हुआ कि खुदा गंजे को नाहन क्यों नहीं देता। मुझे अब एहसास हुआ कि मेरी बहन किस कदर कठोर है, किस कदर अजियतपन है। तुम्हारा ये किरदार बड़ा मकरूह है बाजी, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। राबिया खत्म करो, मैं गलती पर थी। शाजिया परेशान होकर बोली और राबिया ने अपनी चादर दुरुस्त की और बड़ी तेजी से दाखिली दरवाजे अबूर कर गई। वो बड़ी मुद्दत के बाद घर से निकली थी। शाजिया का रंग उड़ा। वो जल्दी से खुद दरवाजे तक आई। उसने बाहर झांक कर देखा तो राबिया उसे सलमा के घर दाखिल होते नजर आई। उफ मेरे खुदा, ये क्या करने लगी? पागल हो गई। शाजिया बड़बड़ाई और दरवाजे से अंदर चली गई। दूसरी तरफ राबिया जब आपी रजिया के घर दाखिल हुई तो सहन में सलमा खड़ी थी, जो बड़ी ही अकीदत से उसकी तरफ बढ़ी। आप राबिया जी? बड़ी अदब से बुला रही हो सलमा रानी, आप ही हैं और इज्जत के काबिल हैं। सलमा इंकसारी से बोली। अशर मियां कहाँ हैं? उधर सामने कमरे में। शुक्रिया, मैं जरा उन्हें तन्हाई में मिलना चाहती हूँ। इतना कहकर राबिया की तरफ बढ़ी और सलमा वहीं खड़ी हो गई। राबिया जिस अंदाज से अशर को मिलने आई थी, सलमा को परेशान कुन सोच दे गई और अशर राबिया को अपने सामने देखकर हड़बड़ाकर सोफे से उठ गया। अरे तशरीफ रखिए आप। और अचानक तशरीफ रखिए और राबिया बैठ गई। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें खुली थी और हाथ में सफेद दानों वाली तस्बीह थी। खूब इश्क चल रहा है जी, अशर हकला कर गया। मैंने अर्ज किया है कि बाजी से खूब इश्क बाजी हो रही है। आज मुलाकात हुई थी, कैसी रही मुलाकात? कोई अच्छी नहीं। वो आपको जानबूझकर परेशान कर रही है, अजियत दे रही है और ऐसा कर रही है मुझे समझने से कासिर हूँ। आप फरमा रही हैं कि मैं आपसे इश्क नहीं करती, सिर्फ आपसे मजाक किया था। मेरा दुल्हा, होने वाला दुल्हा जीरूदादा है। मेरा नसीब वही इंसान है जो कुदरत ने मेरे दामन में डाल दिया। मेरी मंजिल आप नहीं। लेकिन शाजिया तो कुछ और कह रही है। अर्ज किया है कि वो आपको अजियत दे रही है कि आप उसे छोड़ दें। वो दरअसल किसी और से मोहब्बत करती है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप वाकई उसे नजरअंदाज करें, उसे ना मिलें और ना ही उससे कोई बात करें। बस शादी के दिन मुकर्रर करें और बारात लेकर आए और उसे ब्याह कर ले जाएं, ताकि उसकी ड्रामेबाजी और इश्कबाजी खत्म हो। तो ये बात है। अशर एक गहरी सांस लेकर बोला। बात तो यही है, लेकिन अब आप उसे सुहाग रात को मिलेंगे। इससे पहले आपने ना तो से बात करनी है और ना ही मुलाकात करनी है। ये मेरा आपको हुक्म है। जी बहुत बेहतर, अशर निहायत अकीदत से बोला और तब वो मुस्कुराती आंखों से उठ गई। इतनी जल्दी? अशर खुद भी एहतरामन उठ गया। जिन बाबा से बहुत सुनना पड़ेगी। अब हमारी मुलाकात शादी के दिन ही होगी। इतना कहकर वो फिर मुस्कुराई और बोली, सलमा जान को कुछ नहीं बताना। जी बेहतर। अशर मियाँ एहतराम से कदरे झुका और राबिया एक नहीं चल गई और वापस घर पहुंच गई। सहन में शाजिया परेशान करी थी, लेकिन राबिया ने उसकी तरफ देखने की जहमत भी गवारा न की और शाजिया उसे आवाजें देती रह गई और वो अपने कमरे में जाकर गुम हो गई। क्यों कराई जोर तोड़ नहीं बाज आई अपनी शरारत थे। वो सख्त अजियत से दो चार था। ये उनका जाती मामला था। जब अशर शाजिया से बात नहीं करेगा, उसे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, तो तुम्हारी बहन के दिल पर क्या गुजरेगी? वही गुजरेगी जो अशर के दिल पर गुजरती रही। तुम इंतहा पसंद हो, ऐसी भी नहीं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करती कि दिल वालों को खामखा अजियत से दो चार किया जाए। अशर का क्या जुर्म कि वो गरीब बाजी से मोहब्बत करता है और बाजी अपनी जहनी तस्कीन के लिए उसे तड़पा रही है। अब तुम्हारी बाजी तड़पेगी, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? अच्छा है, उसे एहसास तो होगा कि अजियत क्या होती है और फिर मुझे दुख क्यों होने होगा, जैसे अशर के लिए तुम्हें दुख हुआ। बाजी गलती पर थी। अब तो तुम गलती पर हो। सिर्फ तुम्हें इतना करना था कि अशर को इतना कह देती कि बाजी तुम्हें अपने ही तंग करती है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा तुम्हारा एक मुकद्दर रिश्ता है, जैसे मैं ईमान की रूह से कबूल कर चुकी हूँ। यूँ मैं इतनी ज्यादा भी ईमानदार नहीं कि बाजी को सजा ना दिलवाती। अब उसे मालूम होगा कि किसी को दुख देना, अजियत पहुँचाना कितना बड़ा जुल्म है। अरे खुदा की नेक बंदी, दूसरों को अजियत नहीं देते। तुम खुद एक ऐसे रूहानी अमल से गुजर रही हो जिससे दूसरों को फायदा होगा। तुम्हारी एक फूंक से लोगों को शिफा होगी और लोग तुम्हें दुआएं देंगे और तेरा रब जो पूरी कायनात का रब है तुझसे खुश होगा। इसलिए तुम्हें फड्डेबाजी वाले काम जेब नहीं देते। जाओ बहन को कह दो कि तुम क्या गुल खिला आई हो, वो हमें बहुत परेशान नजर आ रही है। जाओ शाबाश, उसे परेशानी से बचाओ। वो गरीब सोच रही है कि तुम अशर के घर क्या लेने गई थी। परेशान होने तो आपका क्या बिगड़ता है? वो तुम्हारी बहन है। बहन हो या माँ, किसी पर जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है?
अरे जाओ साली, दफा हो जाओ, हमें इस पर तरस आ रहा है। किस तरह हर वक्त पूरे घर को साफ पाक रखती है। जिन बाबा तेज होकर बोले। राबिया ने उसे तेज नजरों से घूरा और उठकर बाहर निकल गई। शाजिया ड्राइंग रूम के सोफे पर आंखें बंद किए बैठी हुई थी। कदमों की आहट पर उसने चौंक कर आंखें खोली। कैसी हो बाजी? तुम अशिर के घर क्या लेने गई थी? मैं आपी, रसिया और सलमा के घर गई थी। अशिर का घर किसी गांव में है। शाजिया मुस्कुराई और बोली, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? राबिया बैठ गई। फिर शाजिया बोली, हाँ तो क्यों गई थी? पहले भी अक्सर जाया करती हूँ। आज क्या मामला था? सबकी हैरियत मालूम करने गई, क्योंकि जब से गोशा नशीन हुई हो उन्हें मिलने नहीं गई। सब खुश हुए। और अशर? शाजिया तेजी से बोली, वो तुम्हारा जाती मामला है। मेरा उससे रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो मेरा होने वाला बहनोई है। बहरहाल मैं सबसे मिली और सब मुझे अपने घर में देकर खुश हुए। अलबत्ता एक बात अशर से कह आई कि बाजी आपसे बहुत प्यार करती है। बेहतर है कि आप अपने घर वालों को शादी की तारीख लेने भेजे। इश्क करने वाली जवान लड़की को घर बनाए रखती कोई अच्छी बात नहीं। क्यों बकवास करती हो? तुम्हें अपनी बड़ी बहन को तंग करते हुए शर्म नहीं आती? अगर बड़ा होने के नाते आपको नहीं आती तो छोटी सी क्या उम्मीद रख सकती हैं? बहरहाल अशर मियाँ को अजियत से बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे शादी का कह देती। तुम कौन होती हो बड़ी बहन की शादी की तारीख देने वाली? मैंने तारीख मुकर्रर नहीं की, उसकी माँ को भेजने के लिए कहा है। ये काम वालिदैन का है। उन्होंने कब शादी करना है कब नहीं करना उन्हें सोचना है, तुम्हें नहीं। आप तो नाराज हो गई। तुम मुझे परेशान कर रही हो, अजियत दे रही हो। अजियत? कैसी अजियत? मेरा वहां जाना, अशर से बात करना अगर अजियत है तो जनाब अशर के साथ क्या करती रही? वो मेरा जाती मामला है। ओके, आज के बाद अपने जाती मामलात खुद निपटाए। खुदा हाफिज। इतना कहकर वो तेजी से उठी और बाहर निकल गई। बदतमीज, बड़ों से बात करना भूल गई। शाजिया बड़बड़ाई, फिर खुद उसने चादर ली और खुद आपी रजिया के घर चली आई। कैसी हो सलमा? आप कैसी हैं बाजी? सब हैरियत। और आपी क्या घर में नहीं है? बाजार गई हुई है। आइए अंदर बैठिए। सलमा शाजिया को अपने कमरे में ले आई। चाय या ठंडा? कुछ नहीं। और हाँ, ये अशर कहाँ है? अम्मी के साथ बाजार चले गए। क्या कोई काम था उनसे? सलमा मुस्कुराई। राबिया आई थी, सोचा कि कोई शरारत ना कर गई हो। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर कुछ होता तो अशर बता देता। और हाँ, राबिया तो बहुत बदल चुकी है। सर से पांव तक एक मोतबर नजर आती है और कुछ ज्यादा ही मुदबर हो गई है। शाजिया खुद भी मुस्कुराई, फिर मजीद बोली, अम्मा को अशर मियाँ से कुछ काम था, आए तो घर भेज देना और आप ही को मेरा सलाम अर्ज करना। कुछ खाए पिए बगैर बाजी, अगर अब चली गई तो मुझे दुख होगा। उधार रहा, तमाम जिंदगी पड़ी है मेरा उधार चुकाती रहना। इतना कहकर शाजिया उठी और कमरे से निकल गई। क्या मामला है? पहले राबिया और शाजिया बाजी कोई गड़बड़ है। सलमा बड़बड़ाई। फिर जब अशर घर वापिस आया तो सलमा उसे घूर कर बोली, बाजी शाजिया आई थी। क्यों? मेरा मतलब है खैरियत है ना? मुझे क्या मालूम, अलबत्ता जरूर पूछा था कि राबिया क्यों आई थी, क्या कोई शरारत तो नहीं कर गई। लिहाजा मैंने कहा कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई। सो फिर उन्होंने कहा कि आपको उनकी अम्मा जान याद फरमा रही हैं और फिर कुछ खाए पिए बगैर वापस लौट गए। अब आप असल बात बताएं कि राबिया जनाब से क्या बात करके गई हैं। कोई खास बात नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अपनी अम्मी को उनके यहाँ शादी की तारीख के लिए भेजो। अशर असल बात राबिया की वजह से छुपा गया। तो फिर जाइए, आपका बड़े जोर से इंतजार हो रहा है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता और शायद कभी जाऊंगा मैं नहीं। अरे अरे, क्या फरमा रहे हैं आप? सिर्फ बात तो यह है कि शाजिया को मैं अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता। जो कुछ हुआ जल्दबाजी में हुआ। वो इस काबिल नहीं कि मुझ जैसे शरीफ इंसान की बीवी कहला सके। क्या कह रहे हो भाई? होश में तो हैं आप? वो एक शरीफ खानदान की शरीफ लड़की है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वो नॉर्मल नहीं, एक पागल लड़की है। भैया, सलमा परेशान हो गई। वो किसी और नौजवान से इश्क करती है और मुझे मजबूर कर रही है कि मैं राबिया से शादी कर लूं, जबकि उसे मालूम है कि मैं दिलो जान से उसे पसंद करता हूं। लेकिन वो मुझे मुसलसल मजबूर कर रही है। लिहाजा मैंने फैसला किया कि शादी पर लानत भेजकर गाँव चला जाऊं। इधर राबिया मजबूर कर रही है कि अपनी अम्मा जान को तारीख मुकर्रर करने को कहूँ और शाजिया कह रही है कि कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। कमाल है, मेरे अपने कोई जज्बात ही नहीं। मैं इंसान ना हुआ, एक खिलौना हुआ। मंगनी मेरी शाजिया से हो, पसंद और मोहब्बत शाजिया से करूं और शादी राबिया से करूं। क्या ये इंतहाई दर्जे का पागलपन नहीं तो और क्या है? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। लेकिन ये सिलसिला कब से चल रहा है? तकरीबन 1 माह से। और सच बात तो ये है कि मैं अब जहनी मरीज हो गया हूँ। इस कदर अजियत का सामना करना पड़ रहा है कि मेरा ऑफिसर परेशान है, क्योंकि कोई बात ढंग से नहीं कर सकता। मुझे मुलाजमत से जवाब हो जाए और मैं बेकार होकर रह जाऊं। और आप भैया मुझे आज बता रहे हैं। सलमा शिकायती अंदाज में बोली, क्या करता? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तुमने छेड़ा तो फट पड़ा। राबे के बारे आप क्या फरमाते हैं?
वो एक अच्छी लड़की है, खुले जहन की मालिक है, बहन है मेरी, लेकिन गड़बड़ है भैया। शाजिया बाजी एक बहुत ही नॉर्मल प्यारी शख्सियत की मालिक लड़की है। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि असल बात का पता लगाऊं और आज जनाब 1-2 दिन नॉर्मल रहे। मैं शाजिया बाजी से बात करूंगी। क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक पागल लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अशर खत्ते से उतर गया और सलमा काफी परेशान हुई। ये तो सारा निजाम ही बिगड़ गया कि राबिया शरारती लड़की थी लेकिन बाकिरदार थी और अब तो वो रूहानियत की तरफ रागिब थी। शाजिया तो उसकी शराफत और किरदार की कसम खाया जा सकती थी और इधर अशर थे कि काबू से बाहर थे। लिहाजा सलमा ने फौरी तौर पर अपनी वालदा से राब्ता किया और संगीन सूरत-ए-हाल से उन्हें आगाह किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाजरा बेगम एक नेक खातून है, खुदा खुदा करके एक बेटी का सर से बोझ उतरा कि फिर बेचारी परेशान हो जाएगी। ये तमाम गड़बड़ खुद शाजिया ने पैदा की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। शाजिया इस कदर इंतहाई कदम नहीं उठा सकती, जबकि बकूल तुम्हारे कि राबिया शाजिया के रिश्ते से खुश है। फिर ये सब कैसे हो सकता है? यही बात समझ में नहीं आती। मेरा ख्याल है शाजिया ही से बात करना चाहिए। ठीक है, तुम करो, जाओ, उसी वक्त जाओ, आपी रजिया ने कहा और सलमा चादर लेकर राबिया के घर आए। मैंने अशर को भेजने के लिए कहा और आप खुद तशरीफ ले आए। शाजिया मुस्कुराकर बोली, बहुत गड़बड़ हो गई, अंदर चलो बताती हूँ। सलमा शाजिया का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में खींच लाई। क्या बात है, तुमने तो परेशान किया। शाजिया सोफे पर बैठते हुए बोली, बाजी अशर आपसे शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि आप एक पागल लड़की हैं क्योंकि आप उन्हें मुसलसल जोर दे रही हैं कि राबिया से शादी कर लूं। तो ये बात है, लेकिन ये तो एक मजाक है, मैं उन्हें तंग कर रही थी। क्या वाकई? सलमा की आंखें फैल गई। शाजिया ने हंकारा बढ़ा, बड़ी गड़बड़ हो गई बाजी। अशर ने बहुत ज्यादा असर लिया, उसे मेरे पास भेजो, उनका तमाम असर खत्म कर दूंगी। ऐसे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस कदर तंग नहीं करना चाहिए था। शाजिया साफ गोश से बोली, मैं अशर से बात करती हूँ। अम्मी जान भी बहुत परेशान है क्योंकि अशर ने शादी से इनकार कर दिया। उसे भेजो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने आपका पैगाम दिया था, लेकिन वो काफी गुस्से में कहते हैं कि जरूरत ही क्या है उससे मिलने की। उसे बुलाओ कि शाजिया तुम्हें जानबूझकर तंग कर रही, या फिर उन्हें मेरे पास भेज दो। कमाल कर दिया बाजी आपने, ऐसे कौन करता है? ये तो आपने हामहा उन्हें दिन रात अजियत में मुब्तला कर रखा था। सॉरी सलमा, मजाक मजाक में बहुत आगे बढ़ गई। शाजिया बहुत ज्यादा संजीदा हुई। मैं कोशिश करके उन्हें भेजती हूँ, उन्हें समझाती भी हूँ, सलमा उठते हुए बोली। फिर वो तासुब भरी नजरों से शाजिया को देखते हुए बाहर निकल गई। शाजिया परेशान हो गई। उसका मजाक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो अशर को हैंडल कर लेगी, अपने इस मजाक की खात जोड़कर माफी मांगेगी। और फिर वक्त गुजरता गया, ना अशर आया और ना सलमा वापस लौटी। दिन डल गया, शाजिया का दम घुटना शुरू हुआ और फिर रात उतर आई। रात के खाने पर शाजिया ने राबिया को बड़ी संगीन नजरों से देखा। हैरियत है बाजी, आप अभी तक नाराज हैं? अशर मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। तुमने उसे क्या कहा? जो कहा था आपको बताया कि अपनी अम्मी जान को भेजकर दिन मुकर्रर करें, और ये भी कहा कि बहैसियत बहनोई मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि वो मुझे पागल कह दे और मिलने से इनकार करे। आप खुद उससे जाकर मिलें। इतनी गिरी पड़ी भी नहीं। शाजिया होंठ सुकेड़ कर बोली, मोहब्बत में छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो नाराज हैं तो आपको उन्हें राजी कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है। शाजिया कुछ न बोली। खाना खाकर ड्राइंग रूम में आई, क्योंकि रात को वो वहीं बिस्तर पर लगा लेटी थी। और फिर रात गहरी हुई, लेकिन शाजिया की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसे अपने रवैये पर नदामत थी। अशर अगर आता तो वो उससे माफी मांगती, लेकिन रास्ते अंधे हो गए थे। वो अब आपी रजा के घर जाना नहीं चाहती थी। अशर अगर उसे मिलना नहीं चाहता तो ये बहुत बुरा हुआ। वो इंतहाई कदम उठा चुका था, लेकिन उसका फैसला यकतरफा था। रात भर जाकर उसने अपनी सेहत खराब की। सुबह वो जल्द उठी, नमाज से फारिग होकर उसने किचन का रुख किया, चाय तैयार की और वहीं बैठकर पीने लगी। हाजा बेगम भी उठी। उनके शोहर जो मस्जिद से नमाज पढ़कर आ चुके थे, उनके लिए उसने चाय ली, एक नजर बेटी पर डाली और मग लेकर बाहर निकल गई। उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर न थी कि घर में क्या गड़बड़ चल रही है। उसकी बेटी रात भर सोई नहीं। शाजिया ने दूसरा कप बढ़ा। वो किचन में बैठी गहरी सोचों में उतरी हुई थी। उसने फैसला किया कि अगर अशर इस हद तक जा सकता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अंदर से आवाज आई कि सिर्फ एक बार उससे मिल लेना चाहिए और कोशिश करके उसका जहन साफ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उससे मिला कैसे जाए। वो गिरकर सलमा के घर जाना नहीं चाहती थी। बैंक का उसे इल्म नहीं था कि वो कहाँ काम करता है। दूसरा दिन भी डर रहा था। शाजिया अंदर से टूटी जा रही थी। अचानक सलमा उसके घर में दाखिल हुई। शाजिया मुकम्मल उठी, उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। क्या अशर से बात हुई? अम्मी जान ने बात की, फिर मैंने बात की। उसे समझाने की कोशिश की कि शाजिया आपसे मजाक कर रही थी, लिहाजा बात को खत्म किया जाए। फिर कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोले कि वो अपना फैसले पर नजरसानी करेगा। शाजिया ने गहरी सांस ली। आप उसे खुद मिल लें। कहाँ? घर में।
इस वक्त वो मौजूद है, वैसे मैं उन्हें बताकर नहीं आए। चलो मैं चलती हूँ, गलती मेरी है, मुझे जाना चाहिए। शाजिया ने हथियार डाले और सलमा के साथ घर से निकल आई।